नमस्कार आप सभी को। आइए भूगोल के इस मानचित्र अध्ययन में हम लोग अब नॉर्थ अमेरिका की जिस वीडियो की आपने शुरुआत की थी, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इसके सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि कैसे जो उत्तरी अमेरिका को हमने विश्व में पहले ढूंढ करके एक जगह समझने की कोशिश किया कि भाई उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में यह स्थित है और प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और साउथ अमेरिका के बीच में लोकेटेड है। और इसके 23 कंट्री के लगभग हमने देखा था, जिसमें 10 कंट्री को मेनलैंड पे और बाकी आइलैंड पे जितने भी मिल पाया, और यूं कहें कि जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहा, हमने उसको आपके सामने रखा था। उसके बाद फिर उसके चारों तरफ के जो फिजिकल लोकेशन है उस पर बातचीत की थी। इन कंट्रीज के कैपिटल के बारे में चर्चा हुई थी। आप आज के लेक्चर में हम इसके इंटरनल पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इंटरनल पार्ट में किन किन चीजों के बारे में जानकारी जरूरी होता है। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका में आप देखिए, ये कनाडा और यूएसए, इन दोनों के बीच एक लैटिट्यूड ऐसे करके क्रॉस करती है ना, और ये जो अक्षांश है ये 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। ये कनाडा और यूएसए के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक सीमा के रूप में करीब करीब ये दोनों के बीचों बीच गुजरता है। एक तो ये ध्यान रखना है, तो एक अक्षांश ये याद रखना है और दूसरा अक्षांश आपको ये लगभग 90 डिग्री जो है, ये जो इसके बीचों बीच से करीब करीब गुजरता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये दोनों अक्षांश जो है और देशांतर, ये अक्षांश और ये देशांतर हमें मोटा मोटी जानकारी देता है कि उत्तरी अमेरिका पश्चिमी महाद्वीप के रूप में, या यूं कहे कि पश्चिमी देशांतरों के ऊपर स्थित है, और यह उत्तरी अक्षांश के साथ अपनी सीमा 49 डिग्री के साथ कनाडा के साथ बनाता है। तो ये सब चीजें हैं जो नॉर्मल आप लोग पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें इसके नोट्स में या पीडीएफ में भी आपको इस पे मिलेगा। फिलहाल मैप के फ्रंट पे हमें किन किन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए, वेयर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उस पे फोकस करके आप मानचित्र अध्ययन पे ज्यादा ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होगा। अब यहाँ पर एक ब्लैंक मैप हमने लिया, आप भी ले सकते हैं, चाहे आप आउटर बाउंड्री ड्रॉ करके देख सकते हैं। और इसके इंटरनल पार्ट में चलते हैं, और सबसे पहले हम इस लेक्चर में जानेंगे उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण पर्वत, कौन कौन से इंपोर्टेंट माउंटेन्स हैं जो उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड हैं, और जहां से कुछ ना कुछ सवाल अक्सर रहता है। जैसे हम अगर सीरीज में देखें तो कोशिश करेंगे कि क्रम से चलने का। उत्तर में जब हम इस एरिया में आते हैं, यहाँ पर इस किनारे में ब्रुक्स रेंज करके एक माउंटेन है। यहाँ पर आते हैं इस किनारे के पास, तो ऐसे अलास्का, और इस जगह पे इन दोनों के मैकेंजी, ये 3 माउंटेन आपको ध्यान रखना। कौन कौन से? ब्रुक्स, अलास्का और मैकेंजी। ब्रुक्स, अलास्का और मैकेंजी, ये 3 माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जो अलास्का रीजन और कनाडा का क्षेत्र है, इस भाग में स्थित है। इसके बाद हम सीरीज में नीचे उतरते हैं और फिर देखते हैं, तो ये किनारे पर कटा छटा माउंटेन है, कोस्ट रेंज, जो बीच में वैंकूवर आइलैंड के पास टूट गया है, जहां पे जॉन डी फ्यूगा प्लेट भी है। जॉन डी फ्यूगा, हमने स्टेट या जल संधि की भी बात की। तो ये जो छोटा प्लेट है, हम जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो वहां पर इसी को एग्जाम्पल में लेते हैं कि जब पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराता है तो यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बनने की कंडीशन बनती है, और वो सारे फोल्डेड माउंटेन यही हैं।
वहीं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य एक जो छोटा सा प्लेट है, जॉन डिफ्यू का प्लेट, उसके वजह से यहाँ पर सैन एंड्रियास फॉल्ट बनता है। तो वो यही है। तो जब हम वहां पढ़ते हैं थ्योरी में, और मैप का अगर ध्यान में रहता है कि हमें पहले से पता है, तो आसान हो जाता है ये समझना कि मानचित्र उन फैक्ट्स को आसानी से हमारे माइंड में सेट करता है। तो हमने ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी और इन दोनों को एक साथ देख लेंगे। कोस्ट या तटवर्ती पर्वत, कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज के थोड़े अंदर की तरफ जाते हैं तो यहां पर है कैस्केड और फिर यहां पर है सेरा नेवादा। यहां पर है कैस्केड और यहां पर है सेरा नवादा। तो सेरा नेवादा ध्यान रखें, कैश नहीं है तो सेहरा नहीं बांधा, कैस्केड सेरा नेवादा याद रखिए। उसके बाद बच्चों ये जो आप सब जिस माउंटेन को जानते हैं रॉकी, उसके बाद है तो वेस्टर्न कोस्ट पे ही, लेकिन बहुत अंदर है। इससे पहले इतने सारे माउंटेन को आपको पार करना होगा। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर चलेंगे तो ऐसे घुसेंगे, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सेरा नेवादा और फिर रॉकी। और एक ओल्ड माउंटेन है इस एरिया में, पुराना माउंटेन। ये सब न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। लेकिन इस साइड में मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन, ये अपलेशियन है। अपलेशियन माउंटेन जो है ये ओल्ड या सबसे पुराना पर्वत, पुराना पर्वत। तो ये अब देखिए इतने ही माउंटेन है, अगर नंबरिंग हम इस पर करें तो क्या निकल के आएगा? ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट, कैस्केड, सेरा नेवादा, रॉकी और ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट। यहाँ पे दो दो बार आ गया ना ये, इसीलिए मुझे वही तो लगा। देखिए कैस्केड, सेरा नेवादा, रॉकी। तो 4, ये 5 कैस्केड, 6 सेरा नेवादा, 7 रॉकी और ये 8 नंबर पे आ गया एप्लेशियन माउंटेन। तो 8 माउंटेन है, 8 पर्वत हैं नॉर्थ अमेरिका में जो मेजर हैं। आप इसको ध्यान रखें। इस किनारे पर जितने हैं ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये रिंग्स ऑफ फायर जिसको बोलते हैं उसका हिस्सा माना जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे मैक्सिको तक चले जाएंगे और फिर साउथ अमेरिका में एंडीज से उधर ऑस्ट्रेलिया होते हुए जापान होते एक राउंड बन जाएगा। तो ये रिंग ऑफ फायर के हिस्से में आते हैं। तो ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट, कैस्केड, सेरा नेवादा, रॉकी और लास्ट में आ गया अपलेशियन। अपलेशियन ओल्ड माउंटेन है और ये सभी पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत। इधर के जितने भी ये यहाँ से यहाँ तक के माउंटेन आप देखें ये नवीन वलित न्यू फोल्डेड माउंटेन है। मेरे ख्याल से आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम बारी बारी से एक एक लैंडफॉर्म्स को लेते हैं, भूदृश्य जो भी हैं, और फिर एक एक मैप पे, और आसानी से माइंड में सेट हो जाएगा। हम इसी पे प्लेचू बता दें, इसी पे रिवर्स बताने लगे, इसी प्लेग बताने लगे तो माइंड में जिगजैग होगा। इसलिए आप लोग भी पार्टिकुलर इसको लेकर के चलिए। फिर देखिए हम अगले मैप में लेके चलते हैं उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेचू या पठार हुए हैं। तो उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार, कौन कौन से पठार
हुए हैं, प्लेच्यूज हुए हैं। प्लेच्यूज कहा जाता है कि एक ऐसा लैंड पार्ट जो कि सरफेस से ऊपर उठा हुआ हो लेकिन इसमें पीक नहीं हो, ऊपर का हिस्सा फ्लैट। तो हाइट तो है बट ऊपर का हिस्सा फ्लैट है, उसी को पठार या प्लेच्यू कहा जाता है। ये यहाँ तक गया, इसके बाद ये फ्लैट है, टेबल लैंड है बिल्कुल। तो आप ध्यान रखिए, ऊंचाई कितनी भी हो सकती है। देख रहे हैं तिब्बतन प्लेच्यू जो है 4000 मीटर से भी ऊंचा है। तो ये प्लेच्यू, तो क्या बोल दिए, पठार। इसी पठार को हम लोग अभी देखेंगे, इससे पहले हमने माउंटेन देखा है। आइए, तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में इस एरिया में तीनों माउंटेन के बीच में एक प्लेच्यू स्थित है। फिर यहां पर आएंगे तो एक पठार इस तरह से है, ये थोड़ा टूटा हुआ सा है इसलिए ऐसे है एक ही, आपको ध्यान रखना है। तो यूकॉन, उसके बाद आ जाएगा कोलंबिया, फिर बीच में आ जाएगा ग्रेट बेसिन, और फिर यहां पर आ जाएगा कोलोराडो प्लेच्यू। फिर इस एरिया में आ जाएंगे तो ये मैक्सिकन प्लेच्यू हो जाएगा, ये एडवर्ड, ओजार्क, और इस एरिया में लॉरेंशियन प्लेच्यू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा मैं इसको सिंबल दे रहा हूं कि ध्यान में रहे, अलग अलग है। अब देखिए 3 4 7 1 8, 8 प्लेच्यू भी निकल करके सामने आ रहा है। अब आपको ध्यान में यही रखना है कि इन 8 प्लेच्यू में सबसे पहला प्लेच्यू हो गया यूकॉन। तुम कौन नहीं, यूकॉन, आधा हिंदी बोलना आधा इंग्लिश बोलना। यूकॉन प्लेच्यू, तो यूकॉन का पठार जो है ये अंतर पर्वतीय पठार है, ये तीनों पर्वतों के बीच में। फिर आ जाता है कोलंबिया, कोलंबिया प्लेच्यू जो है, ब्रिटिश कोलंबिया जो है इसका कनाडा का हिस्सा है, उसी के नाम पे है, लेकिन ये टूटा हुआ हिस्सा है। तो ये पूरा आप ध्यान रखिए, 2 जगह लिखा होगा तो आप परेशान नहीं होना है। कोलंबिया स्नेक रिवर जो है काट करके बीचों बीच वही है, इसका 2 हिस्सा कर दिया गया है। वहां पे जॉन रिफ्यू का प्लेट की कंडीशन भी है, तो समझ सकते हैं कि स्थिति थोड़ा सा बिखरा हुआ है। उसके बाद आता है ग्रेट बेसिन, नाम बेसिन है लेकिन है क्या, ये प्लेच्यू है, पठार, ग्रेट बेसिन प्लेच्यू। फिर आ जाता है कोलोरेडो, कोलोरेडो प्लेच्यू ऊंचा पठार माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में नदियां गॉर्ज बनाती है ना, तो यहाँ पे सबसे ऊंचे गॉर्ज भी पाए जाते हैं कोलोरेडो नदी के द्वारा, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाता है मैक्सिकन प्लेच्यू यानी मैक्सिको का पठार, इस जगह पे आ गया ये एडवर्ड प्लेच्यू, ओजार्क प्लेच्यू, और फिर आ गया ये एडवर्ड, ओजार्क, और यानी कि यूकॉन, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मैक्सिको, एडवर्ड, ओजार्क, और यहाँ पे लॉरेंशियन प्लेच्यू। लॉरेंशिया का पठार भी कहा जाता है, तो लॉरेंशियन प्लेच्यू, लॉरेंशियन पठार, ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन एज का कभी माउंटेन हुआ करता था, घिसते पिटते प्लेच्यू की कंडीशन में। तो ये 8, यहाँ पर भी अगर हम संख्या देखते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, देखें
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 यहां पर भी प्लेचू है। अगर इसको समझ लीजिए कि आप मैप नहीं बना रहे हैं और ऐसे ही आपने कुछ रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यूकॉन, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मैक्सिकन, एडवर्ड, ओजार्क और लॉरेंशियन। यानी एक यहां से यहां ला सकते हैं और एक यहां से यहां ले जा सकते हैं। ऐसे करके एक सीरीज में आप इसको याद रख सकते हैं। यानी एक यहां और एक यहां, यहां पर ऐसे ही हुआ, यानी एक सीरीज यहां से यहां आया है और फिर यहां से इधर गया है। ये माइंड में पिक्चर सेट कर लेते हैं। सभी प्लेचू की अपनी खासियत है, तो इन प्लेचूज को आप वेयर से रिलेटेड चीजें जब क्लियर रखेंगे तो आप देखिए इसकी ओवरलैपिंग होगी, एटलस पे एक ही जगह पे सब होगा, तो माउंटेन के बीच बीच से प्लेचू ढूंढना पड़ेगा, और भी कुछ हो जाए तो वहीं पे रिवर ढूंढना होगा, वहीं पे लेक ढूंढने होंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने इसी को कैटेगराइज कर अलग अलग, जब आपको नाम याद हो जाए फिर आप कहीं भी ढूंढ लेंगे, कहीं भी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो नोट्स है, जो पीडीएफ है, या जो इस पे हमने कुछ बातें लिखी हैं, उसको आप स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आप परफेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें गहनतापूर्वक डाला जाता है, ताकि आप इसकी स्टडी पहले देखें, इसको ऑन द मैप विजुलाइज करके समझें, और फिर उनकी डिटेलिंग कुछ चीजों को पढ़ें कि कहां पर कौन कौन सी चीजें उपलब्ध है, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से वोल्केनिक कंडीशन आ गई है ना, किस पठार की, किस पर्वत की क्या खासियत है। इसी क्रम में हम अगले उस पे चलते हैं। अगला फिजिकल लोकेशन, जैसे हमने कहा कि अगला फिजिकल लोकेशन है नदियां। रिवर्स को लेते हैं, तो जो नदियां हैं वो इंपोर्टेंट रिवर्स कौन कौन से उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की नदियों में बहुत सारी नदियां हैं, चूंकि इतना बड़ा ये महाद्वीप है, और साथ ही साथ इतने सारे इसके जो वैरायटी है, वेरिएशन है इसके लैंड फॉर्म्स में, तो बहुत सारी नदियों की स्थिति बनती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलिए डार्क कलर लेते हैं। यहाँ पर एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि यूकॉन रिवर एक है जो जाके यहाँ गिर जाती है, दूसरी रिवर जो है वो मैकेंजी है जो सीधा यहाँ पे गिरती है, तीसरी रिवर जो है वो नेल्सन है जो कि यहाँ पर गिरती है हडसन में, चौथी रिवर जो है यूकॉन, मैकेंजी, नेल्सन, और फिर यहाँ से सेंट लॉरेंस को ले लीजिए, इसी में जाके गिर जाती है, और इस जगह से फिर हडसन, फिर यहाँ से हम लेंगे बड़ी सी नदी मिसिसिपी, इसकी सबसे बड़ी एक ट्रिब्यूटरी है वो आके मिलती है मिसौरी, फिर मिसौरी रिवर है, फिर इसके बाद अरकनसास, फिर रेड। इधर से देखते हैं तो एक रिवर आके मिलती है ओहियो, फिर टेनेसी, आपस में मिलके फिर इसमें मिल जाती है। ये एरो जरूर ध्यान रखें, देखिए इसकी दिशा इधर है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, और ये साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है। ये सारी नदियां आके ऐसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती हैं। ये इसके बाद यहाँ पर आते हैं, एक रियो डी ग्रांडे रिवर है जो मैक्सिको और यूएसए के बीच बाउंड्री बनाती है, फिर यहाँ से कोलोराडो रिवर है जो कोलोराडो प्लेटू से इसमें आके गिरती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, फिर यहाँ से कोलंबिया स्नेक है, दो रिवर मिलकर के आगे बढ़ती है कोलंबिया स्नेक रिवर, और फाइनली यहाँ पे एक फ्रेजर रिवर है। तो ऐसे करके आपको क्लियर कट नदी दिख रही होगी। चलिए इसका नाम मैं लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले है यूकॉन, फिर मैकेंजी, फिर आ गया नेल्सन,
फिर आ गया सेंट लॉरेंस, फिर आ गया हडसन, यहाँ पे आ गया मिसिसिपी, ओहियो, टेनेसी, यहाँ पे आ गया मिसौरी, अरकनसास, रेड, रियो डी ग्रांडे, रियो डी ग्रांडे, कोलोरेडो, कोलंबिया, स्नेक रिवर, फ्रेजर रिवर। तो ऐसे करके आप इसी सीरीज में अगर याद रखते हैं तो सब माइंड में बैठ जाएगा। सब लोग इसको ध्यान रखें कि अगर इसकी जो क्रमिकता है, जो इसकी नंबरिंग है, इसको इसी तरह से यूकॉन 1 नंबर, मैकेंजी 2रा नंबर, नेल्सन 3रा नंबर, सेंट लॉरेंस 4th नंबर, हडसन 5th नंबर, अब मिसिसिपी 6th पे, एक तरफ से ले लें लेफ्ट फिर राइट, 7 और 8 ओहियो और टेनेसी। अब इधर आ जाइए, 9 हो गया, फिर 10, फिर 11, ये एक गुच्छा आ जाएगा मिसिसिपी का पूरा ग्रुप। फिर रियो डी ग्रांडे 12, फिर ये 13, फिर ये 14 और फिर ये 15। तो ऐसे करके सीरीज में अगर आप जाते हैं तो सारी नदियां याद हो जाएंगी। अब सभी नदियों की अपनी खासियत होगी। आप जानते हैं कि पंजाकार डेल्टा बनाती है, आर्क फुट करके ये, तो मिसिसिपी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी का ये प्लेन प्रेरी का जोन है, ये पूरा गेहूं प्रोडक्शन के लिए या क्रॉप्स के लिए ये बेसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो प्रेरी क्षेत्र इसी एरिया में डेवलप है। इधर का एरिया चूंकि ऊंचा है, माउंटेन जोन है, तो इधर से कटोरी की तरह ये ज़्यादा ऊंचा है, ये कम ऊंचा है, इस बीच में ये, तो ये एरिया काफ़ी उपयोगी माना जाता है। बड़े शहरों की स्थिति या तो कोस्टल पे है या यहाँ पे है, या फिर इस किनारे पे होगा कैलिफोर्निया का, जो कैलिफोर्निया स्टेट है, इसके गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के ऊपर के हिस्से में। तो ये पूरा रीजन आप अलग अलग नदियों के कंडीशंस के हिसाब से समझ सकते हैं। अब हमने माउंटेन, प्लेचू और रिवर यानी कि पर्वत, पठार और नदियां। एक और इम्पोर्टेंट लोकेशंस का वो होता है झील, कि लेक्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट लेक्स, झीलें कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो उत्तरी अमेरिका की झीलों को देखें तो लेक्स हम नहीं लिख रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, झीलों को देखते हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं समझते हैं। यहां पर देखिए पानी सा बना हुआ है, अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज करता हूं। तो सबसे पहला लेक कौन सा है, ग्रेट बियर, फिर उसके बाद ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग, ये सब इंपॉर्टेंट लेक, ये कनाडा का है। अब कनाडा में देखें तो पानी 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 पानी, पूरा लेक ही लेक मिलेगा, लेकिन ये ऐसे सीरीज में आप 5 इसको ऐसे याद रख लीजिए तो 5 ये याद रह जाएगा। उसके बाद हम पहुंचते हैं ग्रेट लेक्स जोन में, जो महान झील क्षेत्र है, उसमें भी फिर 5 लेक है, 5 झीलें हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। तो उसको सबसे पहले देखिए, ये सुपीरियर लेक, हमने एक ये कलर किया सुपीरियर। फिर देखिए मिशिगन,
ह्यूरॉन, फिर ईरी, फिर ओंटेरियो, 5 झील। इधर आ जाएंगे तो ग्रेट सॉल्ट लेक, और इस जगह पे कोलोराडो पे आ जाएंगे तो लेक मीड, जो कि कोलोराडो नदी पे है, कोलोराडो प्लेट्यू से निकलने वाले। तो अब यहां पर हम इसका नाम लिख देते हैं, तो ग्रेट बियर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, फिर रेंडियर, फिर विनीपेग। अब यहां पर आ जाएंगे तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो। ये ग्रेट सॉल्ट लेक, बताइए तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक है, यानी कि लेक वॉन और डेड सी के बाद तीसरे नंबर पे सबसे सॉल्टी नमकीन पानी का झील है। लेक मीड जो है, मीड एक आर्टिफिशियल लेक है जो कोलोराडो नदी पे बनाया गया है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये ऐसे करके इन सब झीलों को याद रखा जा सकता है ना। सब में पानी वैसे है ही भरा हुआ है ना, और भर दीजिए। तो ये सब झीलें हैं उत्तरी अमेरिका। अब इन झीलों की सबकी अपनी अपनी खासियत होगी। जैसे विनिपेग झील से निकलती है नेल्सन, ये रेंडियर वहां के जो ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव अथाबास्का रेंडियर वहां का जो एनिमल है ना, तो उसके नाम पे ही इसका नाम पड़ गया। तो ऐसे करके सबके कुछ ना कुछ खासियत होंगे। अब जब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं लेक को फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो कौन से टेक्टोनिक लेक्स होते हैं, कौन से ग्लेशियर लेक होते हैं, कौन से लेगून लेक होते हैं, ये सब इसकी खासियत में आ जाता है। इधर के पूरे हिस्से में ज्यादातर ग्लेशियर लेक में होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कि सुपीरियर झील है, तो शुद्ध पानी का या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया में, तो ये हमें ध्यान रखने की नौबत आती है। उसके बाद इस लेक जोन में बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि डेट्रॉइट कहाँ पर है, मिशिगन के ऊपर देखेंगे तो कैसे ये एरिया डेवलप है, इंडस्ट्रियल हब है उत्तरी अमेरिका का, तो उसकी जानकारी हमें हो, हम उसको पढ़ें कॉन्सेप्ट में या थ्योरी में, उससे पहले वेयर पता हो, वो लोकेशन कहाँ पर, तो माइंड एकदम से उस चीज को रिकॉल कर ले। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ लाइनिंग पढ़ करके कुछ याद कर लिया, इसे रट लिए कुछ ध्यान में, उसके बारीकी को आत्मसात नहीं कर पाते, तो लॉन्ग टाइम तक वो टिक नहीं पाते। ये ध्यान रखना। लास्ट में नॉर्थ अमेरिका में, चूंकि इस जगह से देखेंगे, ये जो लाइन गई है ये 30 डिग्री की लाइन है, तो ये 30 डिग्री की जो लाइन है, बताइए 0 से 30 डिग्री के बीच का हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन आता है। तो इस एरिया के आसपास 5-10 डिग्री ऊपर नीचे का हिस्सा जो है, माना जाता है कि वो सूखा क्षेत्र हो सकता है, पश्चिमी किनारा अगर हो तो। पूर्वी किनारे पर तो ट्रेड विंड की कंडीशन होती है, तो व्यापारिक पवनों के द्वारा यहाँ से वर्षा इधर से करा दी जाएगी। यानी कि अगर हम ये कहें कि इधर से अगर बच्चों मॉइस्चर वाली हवा इधर से आए, इस किनारे पर तो वर्षा करा दे,
लेकिन यहाँ आते आते उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो इस किनारे पर क्या होगा, तो इस किनारे पे पाया जाएगा दो डेजर्ट। कौन कौन से? दो डेजर्ट पाए जाएंगे। सोनरन और मोजाबे। ओए, सोनरन और मोजाबे। तो बताएं, सोनरन नॉर्थ में या मोजाबे नॉर्थ में? मोजाबे और सोनरन में। तो ये मरुस्थल है, ज्यादा नहीं, जो ट्रॉपिकल या ये कहा जाए हॉट डेजर्ट के रूप में या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो बोलते हैं, यहाँ पर ये दो है, मोजाबे और सुनरन। इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आप एटलस पे देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिको और ये कैलिफोर्निया के जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर दोनों साथ साथ मिल जाएंगे, है ना। हो सकता है सोनरन ऊपर दिख जाए, मोजाबे नीचे, लेकिन दोनों यहीं पर है, तो आप इसको पॉइंट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने अभी तक जो देखा उसमें देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने माउंटेन को देखा, उत्तरी अमेरिका के। माउंटेन के बाद हमने पठार को देखा, 8 माउंटेन 8 पठार यानी 8 प्लेचू। फिर हमने रिवर्स को देखा, 15 नदियां जो प्रमुख है वहां की, उसका नाम। फिर हमने झीलें यहाँ की देखी, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। और फिर लास्ट में आ गए तो डेजर्ट को देखा। और फाइनली जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें वो सारी चीजें वर्ल्ड की पाई जाती है, जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंसेज होते हैं, जलवायु विविधता विश्व के अन्य महाद्वीपों पर जितनी पाई जाती है, यहाँ पर भी पाई जाती है। और विश्व का अगर देखें तो रसिया के बाद कनाडा और यूएसए, है ना, ये दो बड़ा देश यानी कि सेकंड और थर्ड नंबर का देश यहाँ पर पाया जाता है। और दोनों ही देश की कंडीशन इंडिया के लिए बेहद इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि बहुत सारी चीजें इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ से एडॉप्ट किया गया है। और जब हम पॉलिटिकल साइंस, आईआर या जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति विज्ञान में कुछ भी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जहां देशों के बीच की बात होती है, तो फिर जरूरत पड़ती है इन मैप्स की, इन मानचित्र के अध्ययन की। अगले वीडियो में हम अगले मानचित्र के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।